So, welcome to Shrenik Jain YouTube channel, Adarsh Pandey, and heartily congratulations on your achievement. All India rank 16 in XC and All India rank 143 in Mechanical Gate 2023. तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो XC में आपने बढ़िया स्कोर किया है और मैकेनिकल में थोड़ा कम हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं तो अक्सर मैकेनिकल में अच्छा स्कोर होता है और एक्सी को टफ माना जाता है। जो एज अ टीचर, मैथमेटिक्स का टीचर मैं भी हूं, तो मुझे पता है कि एक्सी मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ये कैसे हो गया कि आपका डबल डिजिट रैंक इन एक्सी हो गया और मैकेनिकल में 143? वैसे दोनों में रैंक तो बढ़िया है, अंडर 200, बट स्टिल आई वांट टू नो। सर, ऐसा हुआ कि मेरा जो मैकेनिकल का जो पेपर था उसमें कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से मेरा स्कोर जो है कम रह गया। बट अगर एक्सी की बात करी जाए, एक्सी में मैथ्स तो सर मेरा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो मैंने इस बार भी कवर नहीं किए थे, तो मैथ्स में मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन बाकी जो दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं उसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, जो 22 क्वेश्चन आते हैं मेरे, 21 क्वेश्चन मैंने किए थे और सभी सही उसमें करेक्ट हो गए थे। तो इस वजह से उसमें स्कोर इतना ऊपर जा पाया। ओके, तो आप ये पहली बार गेट एग्जाम लिख रहे थे और यू हैव रिटन अर्लियर ऑल्सो? ये सर, मैंने 22 में भी लिखा है गेट का एग्जाम। प्रिपरेशन के बाद मैंने 22 में ही अपने फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो 22 में मैंने प्रिपरेशन के साथ दिया, लेकिन थर्ड ईयर में मैंने दिया था, बट उस ईयर मैंने तैयारी नहीं करी थी। विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया था। और उस ईयर मेरी रैंक जो है वो 10,000 आई थी। एंड जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था 22 में, जो मैं फाइनल ईयर में था, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 7,000 आई। तो फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए और फिर से एक बार गेट का एग्जाम देना चाहिए। तो जितनी भी मेरी जो वीकनेस थी, जहाँ पे मेरी गलतियां हुई, मैंने उसको फाइंड आउट किया और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करी, उन पे वर्क किया अच्छे से। और इस बार फिर मेरा गेट का एग्जाम ठीक गया और इतनी रैंक मेरी आई। स्टूडेंट को एक डाउट तो जरूर होगा, आपका 2022 में 7000 रैंक था, तो कभी आपने यस सोचा सर। था कि 7000 रैंक से मैं अंडर 200 रैंक पर आ जाऊंगा, और वो एक साल की प्रिपरेशन से? ये सर, मेरे मेरा कॉन्फिडेंस जरूर था। बट क्योंकि मैंने जैसे मेरे फ्रेंड्स को देखा जो 1600 या 1700 तक आ गए थे, वो सेकंड नेक्स्ट टाइम जब दिए उन्होंने फिर 500 के अंदर अच्छी रैंक लेके आए। तो मुझे ऐसा खुद पे बिलीव तो था ही कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं भी ला सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स अगर ला सकते हैं। तो सब कॉन्फिडेंस का था सर खेल। तो मैंने जो है, जो अपनी कमियां थी उन पे वर्क किया और फिर मैं इतनी रैंक ला पाया सर। तो ऐसा क्या मिसिंग एलिमेंट था कि आपको लास्ट ईयर वो समझ नहीं आया, बट इस साल आपको समझ आ गया कि ये चीजें स्पेसिफिक मेरी कमी थी, मेरी मतलब आपकी पर्सनल वीकनेस थी, और इस पर मैंने ऐसे काम करके मैं आगे बढ़ा? तो अगर उस पर अगर आप बता सको तो। सर, जब मैंने जो प्रिपरेशन करी थी फाइनल ईयर में, जो स्टार्ट करी थी 22 के लिए, तो अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने स्टार्टिंग में सभी सब्जेक्ट्स जो है केवल कवर करना शुरू किया था। तो मैं उस समय रिवीजन नहीं कर रहा था, मैंने केवल सब्जेक्ट कंप्लीशन पे ध्यान दिया। मैं 24 आवर्स में 16 आवर्स तक केवल वीडियो लेक्चर्स ही अटेंड करता था। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था। तो मैंने केवल कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दिया। मेरा कोर्स 85% टू 90% हो गया था 22 के पहले ही। बट वही था कि मेरा रिवीजन उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास 2 मंथ थे, तो मैंने रिवीजन जब स्टार्ट किया, क्योंकि अब इतने पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने कंप्लीट किया, तो उसमें रिवीजन के टाइम पे उतना वो कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो पाया, सब नया नया लगने लगा। तो ये कमी मुझे दिखी कि मुझे साथ में रिवीजन करना चाहिए था। तो फिर लास्ट में जब रिवाइज कर रहे थे, तो अगर अ, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था जब कॉन्सेप्ट, तो फिर थोड़ा सा पैनिक में हुआ कि कैसे अब कंप्लीट होगा सब कुछ, कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार उसी टाइम नवंबर दिसंबर में लगाए थे, और टेस्ट सीरीज भी मैंने सही से नहीं दी थी। तो इन्हीं सब पे मैंने रिवीजन पे और टेस्ट सीरीज पे बाद में वर्क किया, और इसी पे अपने बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए हैं और उसी में इम्प्रूवमेंट किया फिर से।
तो ये बहुत ही बड़ी लर्निंग होगी गेट 2024 एस्पिरेंट। इनफैक्ट उनके बाद भी अगर जो एग्जाम लिख रहे हैं, दैट प्लानिंग बहुत सही होनी चाहिए। अगर आप रिवीजन को मिस करोगे तो आपका सब्जेक्ट मिस होने वाला है एंड में, तो क्योंकि वो याद ही नहीं रह पाता। इसलिए एक स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे हम जो नया पढ़ते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है तो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, तो पढ़िए, नोट्स बनाइए। सैटरडे संडे एटलीस्ट जो पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे उसे रिवाइज कीजिए, और जो एक सब्जेक्ट हो चुका है उसको एक बार ग्लिम्स में देख लीजिए। तो बेटर होता है कि हमारा नया सिलेबस भी आगे बढ़ता रहता है और पुराना भी रिवाइज होते रहता है। तो ये शायद आपने नेक्स्ट ईयर आपने ध्यान रखा होगा दैट रिवीजन इज अ मेजर रोल। फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, और उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो ये आपने बहुत ही एक अलर्टिंग नोटिस दे दिया हमारे कम्युनिटी को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। डेली आप कह रहे हो कि 16 आवर्स आप पढ़ाई करते थे, तो एक बार रूटीन बताना, 2022 में आपने 16 आवर्स की पढ़ाई का एक बार रूटीन। सर मैं मॉर्निंग में 9 AM पे उठता था, मतलब 9 AM तक मैं स्टार्ट कर देता था पढ़ाई, 9 to 9:30 पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। उठता मैं 8 बजे तक उठ जाता था। तो उसके बाद मैं 9 बजे से मैंने लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट किया। फिर मैं सीधा जो है खाना खाने के टाइम, जैसे 2 बजे के आसपास मैं खाना खाने के लिए जो है लंच के लिए जाता था। और खाना खाने के बाद मैं 5 to 10 मिनट्स केवल एक पावर नैप लेता था। उसके बाद फिर से स्टार्ट करता था लेक्चर। और फिर मैं इवनिंग स्नैक्स तक मैं लगातार पढ़ता था। और उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लिया, फ्रेंड से बात कर ली थोड़ी देर, 1 घंटा तक। उसके बाद फिर 7 o'clock से इवनिंग में रात में फिर खाना खाने तक, 9 साढ़े 9 तक मैंने फिर कुछ लेक्चर अटेंड किया। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है आधा घंटा रेस्ट के बाद फिर मैं रात में 2 से 3 बजे तक रात में भी पढ़ता था। तो उस दो समय से मैं तीन तीन बजे हार्डली तक 5 to 5। 3 बजे तक आप रात में पढ़ते थे, तो यस फिर सर। घर वाले को तो थोड़ा एक होगा ना कि इतने देर रात तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज किए? सर क्योंकि उस समय हॉस्टल में थे सर, तो घर से ओके। इतना था नहीं। तो मैं अपने रूम में पढ़ता था। तो 5 to 5:30 मैं आवर्स स्लीप लेता था केवल। तो शायद वहां पे भी मेरी एक कमी रही कि स्लीप, क्योंकि बहुत जरूरी है कि 6 आवर्स की एटलीस्ट स्लीप लेनी चाहिए। तभी आप इफेक्टिवली अपने जो पढ़ाई को है यूटिलाइज कर पाएंगे। जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, वरना सब फिर वैनिश होता जाता है। तो इसलिए स्लीप भी बहुत जरूरी है, ये मुझे पता चला। आप तो वो इसके बाद जब मैंने 22 के बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तब से मैं 6 to 6:30 आवर्स की स्लीप ही लिया हूँ। और मेरा क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन था, ये मेरा एक प्लस पॉइंट था गेट 22 के बाद। तो उसके बाद मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, सफिशिएंट टाइम था रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने सिर्फ उस पर वर्क किया। और जो जैसे आपने रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी आपने वीडियोस में बताया कि जैसे आपने जैसे पढ़ाया है, मैट्रिसेस है, फिर जो है कैलकुलस वगैरह जो पढ़ाया है, तो एक ही ऑर्डर में बार बार मैं रिवीजन नहीं करता था। आपने कहा था कि अगर एक ही ऑर्डर में करेंगे तो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वहां तक इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो मैं रैंडम वे में भी जैसे प्रोबेबिलिटी से कभी स्टार्ट करता था, कभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया। तो मैं ऐसे अलग अलग चैप्टर से स्टार्ट करता था रिवीजन टाइम में। तो हर एक चैप्टर फिर मेरा स्ट्रांग होता गया इस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहता था कि आपकी स्टोरी से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे, क्योंकि गलतियां वो भी वही करने वाले हैं। वो रिवीजन नहीं करेंगे, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, तो वहां पर भी दिक्कत होती है कि अंत तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो आपने जो रैंडमनेस का यूज किया वो भी सही है। कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ जो आप बना सकते हो, मेरे वीक टॉपिक वीक चैप्टर, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक स्ट्रॉन्ग चैप्टर। स्ट्रॉन्ग तो आसानी से हो जाते हैं, फोकस करना चाहिए जब स्टार्ट में एनर्जी हाई होती है कि वीक टॉपिक से शुरुआत करें। तो जैसे न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते नहीं है हम जनरली, सिम्पसन्स रूल भूल जाते हैं, तो वहां से अगर स्टार्ट करें तो वो बेटर होता है कि वीक टॉपिक याद रह जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें क्या कहना है। और दूसरी बात ये भी मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप 1 साल ड्रॉप लिए थे, तो ड्रॉप का एक अलग स्ट्रेस होता है, यस। एक एक प्रेशर होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के, तो वो जो एक डायलेमा होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज किए? हाउ डिड यू ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस? ये सब मेरे भी काफी फ्रेंड्स जो हैं, जैसे जब मैंने ड्रॉप लिया तो काफी लोगों ने प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया, या कुछ लोग
पीएसयू में भी गए, अच्छी रैंक लेके आए थे गेट में। तो उनसे जब मैं बात करता था या उनका स्टेटस वगैरह देखा कि मतलब ये लोग कुछ आगे निकले, इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं होने दिया। मैंने जो है खुद से ही कंपटीशन रखा, ऐसे ज्यादा मैं कंपेयर नहीं करता था खुद को किसी से। मैं खुद से ही कंपटीशन रखता था कि मुझे डे बाय डे मतलब इम्प्रूव करना है। चाहे वो टेस्ट सीरीज में देखा जाए या रिवीजन या पर डे मैं गेट की तरफ जो है इम्प्रूव करता हुआ चला जाऊं। तो मैंने खुद को इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया, कंपैरिजन पे नहीं ध्यान दिया कि लोग कैसे हैं। हो सकता है सब लोग क्योंकि यूनिक होते हैं, हो सकता है किसी को टाइम लगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और मतलब अपना हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको लास्ट में जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है गेट रिजल्ट में ना मिले, किसी और एग्जाम में मिले, क्योंकि मैंने जो है इस बार मेरा सिलेक्शन जो है स्पेशल पे इंटरव्यू के लिए मैं गया था। इंटरव्यू वहाँ उतना अच्छा नहीं गया, पर मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ से गेन किया। और एसएससी जेई का मैंने प्रीलिम्स दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। मेंस भी मैं दे के आया हूँ, अभी रिजल्ट बाकी है। तो मेंस भी मेरा अच्छा गया। तो एक बार आप अगर डेडिकेटेड होके अगर किसी एग्जाम की जैसे गेट की अगर तैयारी करते हैं, तो बाकी मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो है पीएसयू के एग्जाम हो गया और भी जितने एग्जाम है, तो टेक्निकल पोर्शन में आप काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर गेट में बाय द वे अगर कहीं आपका नहीं भी अच्छा हो पाता है, तो आपके पास आके और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है कि हर स्टूडेंट को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि गेट एग्जाम साल में एक बार आता है, और अगर हम इतनी जो सालों की मेहनत कर रहे हैं और अगर इस बार नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो जाएगी। बट वो वैसा नहीं होता है। जैसे आप ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज थे कि अगर गेट हो गया तो गेट से चले जाएंगे, अगर वो नहीं हुआ तो एसएससी से चले जाएंगे या ईएससी से चले जाएंगे या अदर पीएसयूज आती है या स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहां से चले जाएंगे। ये जो ओपन माइंडेडनेस है वहां से स्ट्रेस कम हो जाती है। नहीं तो क्या है कि अगर एक ही चीज पर रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गेट और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर बाद में उसमें प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होता है और ओवर थिंकिंग हमें किल कर देती है। तो ये आपका एक अच्छा एक नरेटिव था कि चलो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर अनलकी बार बार नहीं हो सकते, एक बार शायद हो सकता है। तो ये आपने सही कहा। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि स्टडी मटेरियल्स के अंदर आपने ऑनलाइन वीडियोस की तो मदद ली है, और बुक्स में आप क्या रिकमेंड करते हो? स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए आपके पास, या गेट पीवाईक्यू बुक्स, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टॉपर नोट्स, या ऑल इन वन, मतलब सारा होना चाहिए? आपका क्या इसमें रिकमेंडेशन है? सर मेरा जो बीटेक जैसे था, मैंने केएनआईटी सुल्तानपुर से बीटेक किया है, 22 पास आउट। तो बीटेक जब मैं कर रहा था तो मैं सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे से मैं प्रिपरेशन करता था। मैंने उस टाइम ही जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको अच्छे से, मैंने उनके प्रॉब्लम्स थे या उनकी थ्योरी थी, मैंने खुद से मतलब अच्छे से स्टडी किया था। तो वहां से एक तो मुझे कॉन्सेप्ट का नॉलेज तो था ही वहीं से, बट प्रिपरेशन के बाद से मैंने अगर देखा जाए तो केवल जो नोट्स मैंने बनाए थे लेक्चर्स के दौरान, मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाए हैं। मैंने कहीं से जैसे कुछ डाउनलोड नहीं किया पीडीएफ, मैंने अपने आप से शॉर्ट नोट्स प्लस नोट्स दोनों बनाए हैं। और जैसे लेक्चर्स को मैं अटेंड करता था तो काफी फोकस के साथ करता था कि हो सकता है एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं वो हर पॉइंट उसमें ना नोट कर पाए, पर जो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो रहता था तो मैं अपने अलग से उसमें नोट जरूर कर लेता था। और बाकी जो वो नोट कराते थे वो नोट ही करता था। तो मैंने केवल जो प्रिपरेशन के दौरान जो नोट्स बनाए उन्हीं को केवल मैंने फोकस किया, उसी से तैयारी करी। और मैंने और कोई स्टैंडर्ड बुक इसके लिए नहीं फॉलो करी। बस प्रैक्टिस सीरीज, जैसे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज मैंने ले ली, और जैसे एक बुकलेट मैंने ली थी बिट्स एंड बाइट्स, तो उससे मैंने प्रिपरेशन करी। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब इतना बढ़िया रैंक आ गया है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो और आप कुछ कॉलेजेस से पीएचडी भी कर सकते हो। सो अब फ्यूचर प्लान क्या है? पीएसयू जाना है या फिर अदर एग्जाम्स के लिए भी फोकस कर रहे हो? सर मेरा ड्रीम तो है पीएसयू में जाना। तो मैं ट्राई करूंगा मुझे पीएसयू में ही मिल जाए। तो मैंने कॉलेज में नहीं सोचा है, एमटेक करने का मैंने नहीं सोचा है सर। ओके, तो फिलहाल आपका प्लान है आपको पीएसयू जाना है। एनी ड्रीम पीएसयू आपने सोचा है कि इसमें मुझे जाना है?
सर ONGC है सर। ओके, ONGCS। एनी स्पेसिफिक रीजन, आपके सीनियर्स वहां पर है या फिर? सीनियर्स नहीं, बट वहाँ का वर्क प्रोफाइल मुझे काफी पसंद आया। मैंने सब जगह का देखा, जैसे IOCL का देखा, तो उनके कंपैरिजन में मैंने जो है उसको ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो देख के कि ऐसा वर्क प्रोफाइल मुझे चाहिए, मुझे सूट करेगा, तो मैंने उसे पसंद किया। गुड। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, गेट एग्जाम के बारे में आपको पहले कब पता चला था? सर मुझे थर्ड ईयर में ही अपने पता चल गया था, बट काफी लेट हो गया था। और उस टाइम मैंने कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं ज्वाइन करी थी। और मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं ऐसा क्यों लगता था, बट ये था माइंड में कि ऑफलाइन कोचिंग ही बेटर है, ऑनलाइन से उतना अच्छा से इफेक्टिवली हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। बट अब मुझे मालूम है, जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी, जब मेरे फ्रेंड्स ने जब थर्ड ईयर में एग्जाम दिया, उनकी अच्छी रैंक है, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो वहां से मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन से भी पढ़ा जा सकता है। और कोविड के भी टाइम था, तो काफी स्प्रेड भी हुआ, क्योंकि उसके पहले ऑनलाइन कोचिंग जो है ज्यादा मतलब स्प्रेड नहीं थी इतना, उसका मतलब मतलब चर्चा में उतनी नहीं थी। तो जब मेरे फ्रेंड्स ने उससे प्रिपरेशन करके अच्छी रैंक लेके आए, तो फिर मैंने भी फिर कोर्स लिया। तो अब तो मुझे लगता है कि अगर कॉलेज के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ऑनलाइन कोचिंग जो है बेस्ट है सर। आप रिकॉर्डेड सेशन करके अपनी स्पीड पे, क्योंकि अगर लाइव करेंगे तो आप जैसा एजुकेटर पढ़ाएंगे उस स्पीड पे ही चल पाएंगे, हो सकता है कि लेट हो जाए। तो रिकॉर्डेड सेशन से आप लोग जो है प्रिपरेशन अगर करें कॉलेज के दौरान, तो आप सिलेबस आराम से टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास रहेगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दैट ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पहले से आदत हो गई है कि टाइम टेबल नहीं होगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। एक होता है कि ऑफलाइन में ये टाइम टेबल है कि जाना है 9 बजे क्लास होगी, फिर मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, तो एक वो टाइम टेबल होता है तो हम रूटीन में आते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑप्शन है, आपको खुद से टाइम टेबल बनाना है। तो कहीं ना कहीं वहां पर हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बट जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, फोर्थ ईयर में आते हैं, तब तो ज़्यादा सीरियसनेस होती है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम टेबल तो लाना ही पड़ता है। पीयर्स को देख करके भी समझ में आता है, सब कहीं ना कहीं कोई GRE दे रहा है, कोई MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई प्लेसमेंट के लिए कर रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो टाइम टेबल आ ही जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी भी देता है कि जल्दी सिलेबस हो जाए, जो शायद ऑफलाइन में नहीं मिलती है। आखिरी के कोई 3 टिप्स जो हमारे अपकमिंग गेट एस्पिरेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कहने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टिप्स फॉर द गेट 2024 एस्पिरेंट्स। सर द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। और तभी मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने पढ़ लिया कभी जब मन हुआ, तो एक डिसिप्लिन्ड वे में एक कंसिस्टेंटली हमें डेली मेहनत करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इज रिवीजन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द प्रैक्टिस। बिकॉज गेट एग्जाम में जो है थ्योरेटिकल कम आता है, रिवीजन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज दैट आपको अगर आप गेट को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप बीच में किसी और एग्जाम के लिए डिविएट मत होइए, उसके लिए आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने लगे और इसको गेट को बिल्कुल भूल जाएं, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने जैसे किसी और कोई जैसे एग्जाम्स निकलते हैं तो स्पेसिफिकली उसकी प्रिपरेशन करी, पूरा टाइम उसी को देने लगे और इसको भूल गए। तो आप अगर फॉर्म जरूर फिल करिए, बिकॉज उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन वो है इंक्रीज होता है। तो आप फॉर्म फिल कीजिए, थोड़ा बहुत आप 1-2 घंटे उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, बट आप अपने मेन टारगेट को ना भूलिए, उसको स्टेप फोकस्ड रहना चाहिए। एंड आप डिविएट मत होइए, तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। नाइस। तो मतलब कंसिस्टेंसी इज दी की। उसके बिना ये जो इतनी बड़ी एग्जाम है जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट होता है,
वो बीटेक जैसा नहीं है कि रात को पढ़ लिया और सुबह रैंक आ गई, ऐसा तो नहीं है। तो एक बहुत ही लंबी मेहनत होती है, कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, प्रैक्टिस, सारा कुछ होता है। दूसरा आपने कहा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी सिलेबस कंप्लीशन या प्रैक्टिस के लिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक आपने एक देखा होगा प्रीवियस ईयर अभी में कि रिवीजन आपके लिए कितना वेटेज रखता है? मैं अक्सर कहता हूँ 50% पेपर जो है वो रिवीजन से बन जाता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? सर रिवीजन, क्योंकि मैंने तो देखा ही है कि मैंने जब केवल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया और रिवीजन पे उतना नहीं ध्यान दिया, तो मेरे रैंक 7016 पहुंच गई। जबकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, केवल कमी थी तो प्रैक्टिस की कमी थी। तो प्रैक्टिस से मेरी रैंक अगर 7000 से 143 आ सकती है, तो मुझे ऐसा मालूम भी था कि मेरे में जो कमी जो रही वो केवल प्रैक्टिस की रही। मैंने टेस्ट सीरीज भी लास्ट ईयर इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करी थी। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करी, स्टार्टिंग से ही। सितंबर मतलब जुलाई अगस्त से ही मैंने टेस्ट सीरीज देना सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दिया था। और टेस्ट सीरीज में मैं सर ऐसा करता था कि उसमें जो क्वेश्चंस जैसे मुझसे रॉन्ग हुए या फिर मैंने स्किप किए जो नहीं कर पाया, तो उसमें मैंने जब उसको एनालिसिस करता था, तो मैं मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको मैं फिर से एक बार ट्राई करता था। और कई क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि मेरा उस समय जो है मैंने आंसर जो इनपुट किया वो गलत था, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने टेस्ट सीरीज के बाद जो मतलब टेस्ट देने के बाद जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो वो इजिली सॉल्व हो गया, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो ऐसा प्रेशर की वजह से भी होता है। तो जब आप इतने सारे टेस्ट देते हैं तो आपकी हैबिट हो जाती है। आप गेट एग्जाम को मतलब जब एक्चुअल गेट एग्जाम होगा तो आपको इतना अलग नहीं उसमें लगेगा। आप इतना हैबिट में आ जाएगा, आप अगर डेली टेस्ट अगर दे रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज भी ऐसे देना चाहिए, हमें डायरेक्टली आंसर उसका सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद एक बार जो स्किप्ड क्वेश्चन है और उसका जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको अपने तरफ से फिर से सॉल्व करने की ट्राई करिए। तो ये आपने सही कहा है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और फाइनली आपने कहा है कि डिविएट नहीं होना है। अगर मेन गोल अगर गेट है तो मेजोरिटी टाइम उस पर होनी चाहिए, और माइनॉरिटी टाइम हम कुछ अदर एक्सप्लोर कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज हो गई या फिर फ्यूचर प्लान्स हो गए कि क्या क्या और कर सकते हैं अगर गेट फेल हो गया तो मेजर पर हमारा मेजर टाइम होना भी चाहिए। तो ये आपने काफ़ी सही बात कही है। तो आपकी स्टोरी जो है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका आ जाता है तो शायद वो जो होता है ना पेन, स्टूडेंट का पेन, वो समझ नहीं पाता है। बट आपका, आपने तो जो कहा है वो हर एक नब्ज को आपने पकड़ा है। रिवीजन नहीं होता है, सिलेबस हो जाता है तो सिलेबस भूल जाते हैं, सब्जेक्ट भूल जाते हैं लास्ट में। तो ये जो आपने कहा है कि टेस्ट सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन से पढ़ाई होती है, ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं गेट स्टूडेंट्स के जो पहली बार प्रिपेयर करते हैं, उनके मन में ये सारे डाउट्स होते ही है कि क्या क्या हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है। कोई अगर हमें एडवांस में बता दे तो श्योरली आपका जो ये इंटरव्यू है, आपकी ये जो स्टोरी है, वो ज़रूर से इंस्पायर करेगी और हेल्प करेगी हमारी कम्युनिटी को। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड टेकिंग आउट योर टाइम। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द इंटरव्यू, एंड आई गेस आप आगे भी, है ना, अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे और स्टूडेंट कम्युनिटी को भी हेल्प करोगे। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ फॉर दी नेक्स्ट पॉडकास्ट, जहाँ पर आप ये कहो कि सर अब हम पीएसयू पहुंच चुके हैं, हमारी वर्क लाइफ अब एक्सपीरियंस आ चुकी है, और फिर हम वर्क लाइफ पर भी बात करेंगे दैट पीएसयू में पोस्ट गेट क्या होती है चीज़ें। श्योर सर। थैंक यू ओके, सो मच सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय बाय आदर्श।